हर कहानी का एक मोड़ ऐसा आता है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो सच सामने आएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप इस अंजाम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अंत तक साथ रहूंगा। चलिए, कहानी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होता है। शौर्य आज रात बड़ा परेशान था। उसने इन कातिलों को भेजने वालों का पता लगाने के लिए इन सभी की मेमोरी चेक की और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। रात के 11 बज रहे थे। एक 5 स्टार होटल के कमरे में दो विदेशी लोग दो लड़कियों के साथ रंगरेलियां मना रहे थे। वे दोनों आज बहुत खुश थे और एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फॉर्मूला हासिल करने के लिए गीतांजलि मेडिसिन्स के सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को डराया, तो वे सब लोग एक होटल पर अपने परिवार वालों के साथ रुके थे। इस बात का फायदा उठाने के लिए इन दोनों ने अंडरवर्ल्ड के किलर्स को सुपारी दी थी। इसी वजह से वे निश्चिंत थे, क्योंकि उनके सारे किलर्स बहुत खतरनाक थे। रात के 11:30 बजे, लेकिन उन किलर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो दोनों अब धीरे धीरे टेंशन में आने लगे। ये दोनों अमेरिका की एक फार्मा कंपनी के डायरेक्टर थे। इन दोनों के हिसाब से ये भारतीय कंपनी उनके सामने घुटने पर आ जाएगी अगर इन्होंने इन्हें जरा डराया और धमकाया तो। 11:30 बजे उनमें से एक ने किलर्स के लीडर को फोन कर दिया। जब इधर से रिंग गई तो उन दोनों को उसी फोन की रिंगटोन सुनाई देने लगी। जब उन दोनों ने उस आवाज का पीछा किया तो बालकनी के बाहर उन्हें हवा में तैरती हुई तलवार पर एक लड़का बैठा था और उसी फोन को देख रहा था। जब उन दोनों ने इस लड़के को देखा तो दोनों के मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि शौर्य का डरावना रूप बहुत खतरनाक था। शौर्य धीरे धीरे उस बालकनी के बेहद नजदीक आया और अंदर कूद गया। शौर्य बड़े ही आराम से चलकर अंदर आया और वहां रखे टेबल के ऊपर छलांग मारकर बैठ गया और उन दोनों को देखने लगा। शौर्य को ऐसा घूरते देख दोनों विदेशी कुछ समझ नहीं पाए, तो शौर्य ने अपना हाथ झटका और उन लोगों से पूछा, और झींगुर लोग, तुम लोग क्या इस फोन वाले का इंतजार कर रहे थे? पर बदकिस्मती से इस फोन वाले के साथ उसके साथी भी अब आउट ऑफ कवरेज हो गए हैं। अब तुम सीधा उनके बॉडी से ही बात क्यों नहीं करते? इतना कहकर शौर्य ने अपने रिंग से सारी लाशों का ढेर उनके सामने लगा दिया। इन लाशों को देखकर उन दोनों आदमियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी शौर्य आगे बोला, ये देखो, ये बेचारे तो मरे पड़े हैं, अब तुम्हें भी इनसे बात करने के लिए मरना पड़ेगा। तभी एक गोरा डरते हुए बोला, प्लीज वेट, हम लोग सिर्फ उन लोगों को डराना चाहते थे, हमारा कोई इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। तभी शौर्य एक कातिल मुस्कान के साथ बोला, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कंपनी मेरी, प्रोडक्ट मेरा बेचूंगा मैं, उसे बनाया भी मैंने ही है, तो तुम लोग क्यों हमें परेशान करने आ गए? तभी उन दोनों में से एक आदमी बोला, दरअसल हमें ऐसे ऑर्डर्स मिले थे कि हम तुम्हारा फॉर्मूला लेकर आए ताकि हमारी कंपनी भी ऐसी दवा बना सके। ओह, तो ये बात है, पर क्या मेरे किसी एम्प्लॉय ने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया है? शौर्य ने हंसते हुए पूछा। तो एक आदमी बोला, नहीं, वे लोग बहुत ईमानदार हैं, उनमें से एक ने भी फॉर्मूला नहीं बताया। ये बात सुनकर शौर्य खिलखिलाकर हंसा और बोला, वो लोग ईमानदार नहीं है बेवकूफ़ों, मैंने उन्हें कभी फॉर्मूला बताया ही नहीं है। तो वो लोग तुम्हें फॉर्मूला कैसे बताएंगे? फिर भी तुम लोगों ने उन्हें टारगेट किया, अब उसकी सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह से उठ गया और उनके पास आकर उन दोनों के एक हाथ और एक पैर काट दिए और उसे नष्ट कर दिया ताकि वे इसे दोबारा जोड़ न सके। ये सारा वाकया कमरे में मौजूद दो लड़कियों ने देख लिया था, और जब ये दोनों गोरे चिल्लाने लगे तो वो दोनों भी डर के मारे कांपने लगी थी। शौर्य ने उन दोनों के हाथ पैर निकलने के बाद उन्हें देखकर कहा, जाकर अपने मालिक से कह देना कि दवा का फॉर्मूला मैनेजमेंट के पास नहीं है, खाली फोकट उन्हें टारगेट न करे। इतना कहकर शौर्य उस कमरे के बालकनी में आया और आराम तलवार पर चढ़ गया जो हवा में तैर रही थी। वैसे तो दुश्मन को जिंदा छोड़ने की आदत शौर्य को नहीं थी, लेकिन उसने इन्हें इसीलिए जिंदा छोड़ा था ताकि ये दोनों जाकर बाकी कंपनियों के दिलों को आगाह कर सके कि गीतांजलि मेडिसिन्स के एम्प्लॉय के पास कुछ नहीं है, जो है उसके मालिक के पास है। इनका काम निपटाकर शौर्य होटल वापस आया और परिस्थिति का जायजा लिया। इसके बाद वह अपने घर चला गया। उसने पूरे देश में तबाही मचाई थी, लेकिन कोई उसे नहीं जानता था, पर उसके दवा की वजह से सिर्फ एक दिन में वह इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुका था। शौर्य की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह तक सारी विदेशी और देसी कंपनियों ने अपना टारगेट बदल दिया था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि फॉर्मूला सिर्फ शौर्य के पास है। उन दो गोरे लोगों ने भी शौर्य के हवा में उड़ने की बात बाकी किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि उन्हें इस बात का मौका नहीं मिला था।
शौर्य के जाने के बाद पुलिस ने वहां पर आकर उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके कमरे में 100 से भी ज्यादा लाशें मिली थी। उन्होंने लाख बार पुलिस को बताया कि ये शौर्य ने किया है, पर किसी ने इस पर यकीन नहीं किया क्योंकि उन्हें अरेस्ट करने आया आदमी विराज था। सुबह जब शौर्य उठकर कॉलेज जाने वाला था तो उसे चित्रांगदा का ख्याल आया। उसने तुरंत माया को इसके बारे में टेलीपैथी से पूछा तो माया ने उसे बताया कि चित्रांगदा इस वक्त उसके साथ आर्या के घर पर रुकी है। उसके बाद शौर्य अपने कॉलेज के लिए सिया के साथ निकल गया। इधर कॉलेज में पहुंचते ही शौर्य को सभी स्टूडेंट्स ने घेर लिया। उसे आज सब लोग किसी एलियन की तरह देख रहे थे। इसकी वजह थी उसने बनाई हुई दवा। कॉलेज के मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग भी शौर्य के पास पहुंच गए थे और हर कोई शौर्य से अलग अलग सवाल कर रहा था। बेचारा शौर्य इस बात पर सिर्फ उन लोगों के जवाब दे सकता था। उसके बाद शौर्य का कॉलेज द्वारा सत्कार किया गया। शौर्य की काबिलियत पर कुछ सीनियर प्रोफेसर्स जो उसे जानते तक नहीं थे लंबे चौड़े भाषण दे दिए। आज हर कोई शौर्य की तारीफ के पुल बांध रहा था, पर शौर्य ने इन बातों को नजरअंदाज किया। शौर्य इसके बाद अपने घर वापस आया। शोरूम का काम अब कशिश नहीं देख पा रही थी तो शौर्य को अब एक और मैनेजर ढूंढना चाहता था, तो उसने कुछ सोचा और अपने चाचा राकेश को बोलकर एक तजुर्बेदार मैनेजर को अपनी शोरूम पे भेज दिया। अब शौर्य ने शांति से एक गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, भाई अगर मैं सिर्फ एक काम करूं तो ही अच्छा है। इतने सारे झमेले होंगे तो किसे देखूं और किसे न देखूं समझ में नहीं आता है। शौर्य ये बात सोच ही रहा था कि उसे फिर से कशिश का फोन आ जाता है। उसने फोन पर बताया कि आज कंपनी में शौर्य से मिलने के लिए कई लोग आए हैं। उसमें एस्कॉर्ट फॉर्मा के मालिक भी है, साथ ही जतिन सिंघानिया जो कि भारत की सबसे बड़ी फॉर्मा कंपनी फीनिक्स फॉर्मा के मालिक है, वे भी शौर्य से मिलने पहुंच गए हैं। शांति से पड़ा हुआ शौर्य अपनी जगह से उठा और अपनी बुगाती लेकर ऑफिस की ओर जाने लगा। उसकी गाड़ी बाहर निकलते ही उसे 5 एक जैसी दिखने वाली ऑडी कार्स ने आगे और पीछे से घेर लिया। जब शौर्य ने ये देखा तो उसने अपना शीशा नीचे किया तो बगल वाली गाड़ी के अंदर से एक विदेशी कोरियन जैसी दिखने वाली औरत जिसने मोटा चश्मा पहना हुआ था, वह शौर्य को हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो कि बिल्कुल नकली थी। शौर्य ने अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही बाकी गाड़ियों से ढेर सारे हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी थी और वे सब विदेशी थे। उनमें से कुछ अफ्रीकन मूल के थे तो कुछ गोरे थे। वह औरत भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरी। उसने एक बिजनेस सूट पहना था। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी सूखी लकड़ी पर कपड़े टांग दिए हो। शौर्य भी अपनी गाड़ी से उतरा और बोला, क्या बात है, मैं इतना फेमस हो गया कि चाइनीज लड़कियां भी मेरे पीछे पड़ गई। मैं हूँ ही इतना हैंडसम। शौर्य की ऐसी बात सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, मैं कोई चाइनीज नहीं हूँ, मैं कोरियन हूँ। जब शौर्य ने देखा कि ये लड़की बहुत चिड़चिड़ी है तो उसने आगे कहा, मुझे पता नहीं था तुम नॉर्थ कोरिया वाले इतने अमीर हो कि 5-5 ऑडी लेकर रास्ते पर घूमते हो। उस लड़की का मानो गुस्से से सिर फटने वाला था। वह फिर अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं साउथ कोरिया से हूँ। ओह तो ये बात है, वैसे मेरी सगाई हो चुकी है। अगर कुछ महीनों पहले आती तो मैं तुम्हारे बारे में सोच लेता। सॉरी, आप जा सकती है। शौर्य इतना कहकर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने लगा। तभी वह लड़की बोली, ए मिस्टर, तुम्हें नजर नहीं आ रहा यहाँ मेरे इतने सारे आदमी खड़े हैं और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। शौर्य तुरंत रुक गया और बोला, देखो मैडम, आप कौन है मैं नहीं जानता। आप मेरे देश में आकर मुझे ऐसे रोककर मुझे धमकी दे रही है। क्या आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? ये बात सुनकर वह लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मेरा नाम पाक यून जून है। मैं कोरिया के पाक कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ आई हूँ। रही बात तुम्हें रोकने की तो ये समझ लो कि अगर मैंने ठान लिया तो मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारी लाश भी किसी को मिलने नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर शौर्य नकली ओवर एक्टिंग करते हुए चिल्लाकर बोला, हे माताजी, मैं तो बहुत डर गया, अब मेरा क्या होगा? अब ये पोकी मुझे मार देगी। जब शौर्य की ऐसी हरकत जून ने देखी तो वह और हैरान हो गई। उसे अच्छे पता चल गया कि शौर्य बिल्कुल भी डरा नहीं था और उसने उसे पोकी बोला था। ये सुनकर उसका पारा हाई हो गया और वह अपने पैर पटकते हुए बोली, कलूठे इंडियन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पोकी बोलने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जब शौर्य ने ये सुना तो वह चिढ़ाने वाले हंसी के साथ बोला, अभी तो तुमने बताया कि तुम्हारा नाम पोरकुल झूल ऐसा कुछ है, तो अब क्यों ऐसे नाच रही हो? मेरा नाम उलझूल नहीं जून है। पाक मेरा सरनेम है, पोर्क नहीं। जून ने चिढ़कर शौर्य का जवाब दिया। ये सुनकर शौर्य ने अपना हाथ झटकाया और बोला, हाँ हाँ ठीक है।
वैसे नाम में क्या रखा है? फिर भी मैं कहूँगा तुम्हारी जैसी लड़की मेरी मैड भी बनने के लायक नहीं है। तुम बहुत कमज़ोर हो, अगर मैंने तुम्हें फूंक भी मेरी तो कहीं तुम उस न जाओ। तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, भले तुम मुझे मार डालो। अब जून को समझ नहीं आ रहा था कि वह पागल है या ये लड़का पागल है। जून ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करने यहाँ आई हूँ? शौर्य ने ये सुना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल नहीं तो ऐसा कौन किसी को रास्ते पे अपने आदमियों के साथ आकर गाड़ी रुकवाता है? हमारे देश में ऐसा तभी होता है जब किसी को शादी से भगाया जाता है। ये बात सुनकर जून का मुंह टमाटर जैसा लाल हो गया और वह बोली, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो यहाँ तुमसे फॉर्मूला लेने आई थी। जब जून ये बात बोल रही थी तो वह पूरी तरह नर्वस हो चुकी थी। उसका कुछ देर पहले का एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया था। तभी शौर्य बोला, ओह अच्छा तो तुम फॉर्मूला मानने आए हो, लेकिन वो तो तुम मुझसे नहीं ले सकती। जब जून ने ये सुना तो उसने शौर्य को घूर के देखा और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बॉडीगार्ड्स के सामने तुम मुझे ना बोल सकते हो? शौर्य उन बॉडीगार्ड्स को देखा और अपमानजनक लहजे में बोला, ये बैंडबाजा वाले मुझे रोकेंगे? आर्यो मैडम, इन छुनछुडरों के दम पर तू मुझे धमका रही है? कभी अपना वजन किया है तुमने? ये सारे पाउडर पहलवान हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अपनी ये छिपकली जैसी शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारा पार्क कॉरपोरेशन मेमोरियल पार्क बन जाएगा। इतना कहकर शौर्य मुड़ा और दरवाजा खोलने लगा, तभी एक बॉडीगार्ड ने उसके हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर शौर्य के मुंह पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और उसने अपने उसी पकड़े हुए हाथ की कलाई को उलट दिशा में घुमाया और उस गर्द के हाथ को पकड़ लिया। उसके साथ एक खच्चर की आवाज हुई और उस गार्ड के कंधे से खून का फुव्वारा निकल गया। वह आदमी जोर से चीखा, तभी बाकी गार्ड्स ने अपनी बंदूक निकाली और शौर्य को निशाना बना दिया। ये देख शौर्य मुस्कुराया और बोला, तो बच्चों तुम्हें पता है, आज से पहले जिसने मुझ पर बंदूक तानी क्या हुआ है? वो सारे आज अपना अगला जन्म जीने के लिए वापस आ चुके हैं। इतना कहकर शौर्य उन गार्ड्स की ओर एक शैतानी मुस्कान के साथ मुड़ गया। शौर्य की मुस्कान को देखकर गार्ड्स के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए शौर्य पर गोलियां चला दी। धड़ाधड़ की आवाज से गोलियां चली, पर उसके तुरंत बाद जमीन पर कुछ मेटल गिरने की आवाज आई। जब गार्ड्स ने उसे देखा तो पाया कि सारी गोलियां शौर्य को टकराकर वहीं जमीन पर गिरी थी। ये देख उनके हाथ से बंदूकें नीचे गिर गई। तभी शौर्य ने हंसते हुए अपना बायां हाथ सीधा उठाया और उसके हाथ में उसकी पिस्तौल चमक गई। उसके बाद एक के बाद एक गार्ड्स के सिर में छेद बन गए। ये सारी घटना वाई पर खड़े रहकर जून देख रही थी। उसकी पतली पेंसिल जैसी टांगें अब कांपने लगी थी। वह अपनी गाड़ी के दरवाजे को पकड़कर जैसे तैसे खड़ी थी। शौर्य धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और बोला, अरे ओ कोरियन मैडम, तुम्हें पता है हमारे देश में एक कहावत है, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और मैं तो उस भैरव का वारिस हूं, तो मौत तो मुझे छू भी नहीं सकती। इतना कहकर शौर्य ने उन लाशों को वहीं छोड़ दिया और उस बचे हुए गार्ड को देखकर बोला, अब जिस तरह ये गाड़ियां मेरी गाड़ी के आसपास लगाकर तुमने रास्ता रोक था, वैसे ही इन सभी गाड़ियों को निकाल लो वरना तुम्हें भी इन लोगों के साथ सुला दूंगा। शौर्य की बात सुनकर वह बॉडीगार्ड तुरंत दौड़कर उन गाड़ियों को अपने एक बचे हाथ से उस असहनीय दर्द को सहते हुए आगे पीछे करके हटा दिया। इस बात पर खुश होकर शौर्य ने उस गार्ड के कंधे पर उसका टूटा हुआ हाथ वापस रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसका हाथ वापस उसके शरीर के साथ जुड़ गया। जब जून ने ये देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गई और इस वक्त वह नीचे बैठ गई और अपना सिर पटक पटक कर शौर्य से माफी मांगने लगी। शौर्य उसे देखकर मुस्कुराया और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। अब शौर्य आगे क्या करने वाला है? क्या चल रहा है शौर्य के टेढ़े दिमाग में? क्या शौर्य जून को माफ कर देगा या फिर बिछाएगा नया जाल बाकी कंपनियों के लिए? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य अपनी बुगाती में जून को डालकर उसे अपने कंपनी के ऑफिस लेकर आता है। शौर्य ने आते ही जून को एक गुड़िया की तरह पकड़कर उठ लिया और उसे ऑफिस के बाहर वाली दीवार पर टांग दिया। उसके बाद उसने अपने लोगों से कहकर जून को पानी पिलाते रहने को कहा। शौर्य की बात मानकर उनके स्टाफ ने भी ऐसा ही किया और जून को ढेर सारा पानी पिलाना शुरू कर दिया। अपने एम्प्लॉयज को जून की खातिरदारी का काम देकर शौर्य अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा कि जतिन सिंघानिया और एडवर्ड दोनों सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। शौर्य ने आते ही उन दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे भारत के दिग्गज और अमेरिका के एस्कॉर्ट फॉर्मा के मालिक एडवर्ड आज मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया।
बोलिए आपकी क्या सेवा की जाए और कैसे की जाए। शौर्य की तिकड़म बातें दोनों के पल्ले नहीं पड़ी। दूसरी तरफ शौर्य भी ऐसे भेड़ियों से चिढ़ चुका था, इसीलिए उसने ऐसी बात कही थी। शौर्य की बात समझने की कोशिश करते हुए जतिन बोला, मिस्टर शौर्य आप तो बड़े मजाकिया और जवान हैं। आपके टैलेंट की चर्चा तो पूरा देश कर रहा है, पर उससे ज्यादा आपकी मेडिसिन की तारीफ हो रही है। ये बात सुनकर शौर्य मेढक जैसे फूलते हुए बोला, अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप दोनों एक साथ यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ मेरी तारीफ तो नहीं करने आए होंगे। तो बोलिए आप क्या चाहते हैं मुझसे। तभी एडवर्ड बोला, मुझे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर बहुत पसंद आया। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। हमारी कंपनी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। हम एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। चाहता हूँ कि आप अपना दवाई का फॉर्मूला हमें दे और हम आपको उसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। इससे आप भी प्रॉफिट में रहेंगे और मैं भी। एडवर्ड की बात सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने, मुझे सुनकर अच्छा लगा। वैसे आप मुझे कितना दे सकते हैं। शौर्य की बात सुनकर एडवर्ड बहुत खुश हो गया और बोला, मैं तुमको $40 बिलियन दूंगा, बस तुम मुझे ये फॉर्मूला दे दो। तभी शौर्य बोला, क्या आपकी कंपनी इतना पैसा मुझे तुरंत दे सकती है। ये सुनकर एडवर्ड चहकते हुए बोला, बिल्कुल, तुम मुझे एक हाथ से फॉर्मूला दो और मैं तुम्हारी कंपनी के अकाउंट में अभी $40 बिलियन अभी ट्रांसफर कर दूंगा। तभी शौर्य बोला, ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो फिर मैं आपसे डील कर देता हूँ। पहले जरा सिंघानिया साहब की बात सुन लेता हूँ। हाँ तो बोलिए सिंघानिया साहब, आप क्या कहना चाहते हैं। जतिन ने ये सुना तो वह अपना गला साफ करते हुए बोला, मिस्टर शौर्य, मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस फॉर्मूले को एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो मैं आपको इसके बदले अपने कंपनी के 40% शेयर्स दे दूंगा। शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे की स्माइल और चौड़ी हो गई और बोला, जतिन सर ऐसा कीजिए, मुझे 45% शेयर दे दीजिए, मैं आपको वह फॉर्मूला अभी दे देता हूँ। ये सुनकर एडवर्ड चकरा गया और नासमझी से शौर्य को देखने लगा। शौर्य ने मुस्कुराते हुए टेबल पर एक बॉक्स रखा और उसमें से डेथ गॉड बाहर आ गया। उसके हाथ का बड़ा हाशिए जैसा हथियार दोनों के गालों पर इस तरह रुका था मानो उसने जरा भी हलचल की तो दोनों का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तभी दोनों को शौर्य की शैतानी हंसी सुनाई दी, हा 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 हा, तुम दोनों बिजनेस के बेताज बादशाह कहे जाते हो ना। चलो एक काम करो, मुझे तुमने जो अभी बताया है उसे पूरा करो और अपने जान की कीमत दो, वरना ये जो शैतान तुम्हारे पीछे खड़ा है वह तुम्हें मार देगा। और तुम्हें पता है, तुम्हें मारने पर मुझे कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैंने मारा ही नहीं। अब चॉइस तुम्हारी है। शौर्य की बात सुनकर दोनों का गला सूख गया। तभी एडवर्ड बोला, शौर्य तुम ये गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे देश का नागरिक नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो अमेरिका तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ऊपर से तुम्हारे देश को भी। तभी शौर्य फिर से हंसते हुए बोला, तुम बिल्कुल गलत हो। इस वक्त हम लोग मेरे कंपनी में हैं ही नहीं, और तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह राजस्थान के एक रेगिस्तान में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त मैं अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज के साथ बातें कर रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम बाहर झांक के देख सकते हो। तभी जतिन हड़बड़ाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारी कंपनी के अंदर आए थे तो ये कैसे संभव है। ये वैसे ही संभव है जैसे ये शैतान आकृति इस बॉक्स से बाहर आए और तुम्हारे गले पर आप हाशिए को रखकर खड़ी है। शौर्य की बात सुनकर दोनों के हाथ पांव ठंडे हो गए। इस वक्त शौर्य ने अपना एक तिलिस्मी हथियार प्रयोग किया था जो छलावा निर्माण करता है। इसके मदद से शौर्य उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। असल में वे लोग शौर्य के ऑफिस के अंदर ही थे। तभी शौर्य ने सिस्टम की मदद से कुछ डॉक्यूमेंट्स की अपने ऑफिस के प्रिंटर से कॉपीज निकली और उन दोनों के सामने रखा और बोला, अब तुम दोनों को इस पर अपने साइन करने हैं, उसके बाद मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, वरना मरो, वैसे भी मेरा कुछ नुकसान नहीं है। शौर्य की ऐसी धमकी और उसकी हरकतें दोनों को अच्छे से समझ आ गई। उन दोनों ने आज अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बेशर्म और बदतमीज इंसान नहीं देखा था, और वह जादुई हथकंडे अपनाता है। उसकी ऐसी चले उसे और भी डरावना बना रही थी। तभी शौर्य बोला, अगर तुम दोनों सोच रहे होंगे कि तुम यहाँ से बाहर जाकर मुझे नुकसान पहुँचाने की सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। चलो मैं तुम्हें एक ट्रेलर दिखाता हूँ। इतना कहते ही शौर्य के हाथ में उसकी पिस्तौल आ गई और उसने उसके कनपटी पर लगाई और फायर कर दिया। धड़ाम की आवाज के साथ गोली निकली और शौर्य की खोपड़ी से टकरा गई। किसी मेटल पर कुछ लगने की आवाज आए और वह गोली नीचे गिर गई। ये देख दोनों थर थर कांपने लगे। उन्हें ऐसे देखकर शौर्य बोला, अब तुम्हें ये बात समझ आई होगी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब सिंघानिया सर आप साइन कीजिए और तू लाल बंदर तुरंत मेरे कंपनी के अकाउंट में $40 बिलियन ट्रांसफर कर।
शौर्य की बात सुनते ही एडवर्ड ने अपने थरथराते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और तुरंत 40 बिलियन शौर्य के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। शौर्य के फोन पर घंटी बजी और वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान दोनों को किसी भी एंगल से अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद जतिन ने भी शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर साइन कर दी। इतना होते ही बाहर का छलावा हट गया और उनके सामने फिर से ऑफिस के आसपास की बिल्डिंग दिखाई देने लगी। वे दोनों तुरंत शौर्य से बोले, शौर्य जी प्लीज अब तो हमें जाने दो। शौर्य ने ये सुना तो डेथ गॉड को ऑर्डर देकर कहा, इसे जाने दो, मैं तुम्हें अगली बार फ्रेश लाइफ एसेंस लेने का मौका दूंगा। डेथ गॉड ने भी अपना मुंह जो किसी को दिख नहीं सकता उसे अजीब तरह से मोड़ा और बेमन से दोनों को छोड़ दिया। वे दोनों आज़ाद होते ही दुम दबाकर ऑफिस से बाहर दौड़ते हुए आए। ये देख शौर्य और ज्यादा मुस्कुराने लगा। जब एडवर्ड और जतिन बाहर आए तो उन्होंने ऑफिस के बाहरी दीवार पर किसी को लटका हुआ देखा। जब उस व्यक्ति को दोनों ने देखा तो उनके हाथ पैर ठंडे हो गए, क्योंकि शौर्य का स्टाफ उस व्यक्ति को पानी पिलाए जा रहा था और उस व्यक्ति का इस वक्त पेट पानी से फुल हो चुका था। वह बार बार रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। उसका अपने आप पर से काबू छूट रहा था। तभी जून की नजर आते हुए शौर्य पर पड़ी। वह चिल्लाते हुए बोली, शौर्य मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम जो मांगोगे वो दे दूंगी, बस मुझे एक बार वॉशरूम जाने दो। ये सुनकर शौर्य बोला, वो क्या है ना मैडम, मेरे यहाँ पर वॉशरूम बहुत महंगा है। आपको हर सेकंड के $1 करोड़ यानी 10 मिलियन देने होंगे। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा और छोड़ने के बाद तुम कहीं मुकर न जाओ, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। ये सुनते ही जून ने वह पेपर लिया और बिना पढ़े उस पर साइन किया। उसके साइन करते ही स्टाफ ने उसे नीचे उतर दिया। तभी शौर्य ने एक लेडी स्टाफ को उसके साथ स्टॉप वॉच लेकर जाने कहा। जून जैसे तैसे दौड़कर वॉशरूम में चली गई। उसने पूरे 3 मिनट लिए। जब वह बाहर आई तो उसके चेहरे पर बहुत बड़ा समाधान नजर आ रहा था। तभी उसकी कानों पर शौर्य की आवाज पड़ी और वह अपनी दुनिया से बाहर आ गई। शौर्य उसे साइन किया कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बोला, मिस जून आपने पूरे 3 मिनट लिए और 1 करोड़ प्रति सेकंड के हिसाब से आपके 180 करोड़ हो चुके हैं। आपको यहाँ से बाहर जाने से पहले मुझे ये पैसे मेरे कंपनी के अकाउंट में चाहिए। शौर्य की बात सुनकर जून झल्लाते हुए बोली, शौर्य तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम बस एक छोटी सी कंपनी के मालिक हो, तुम अपनी औकात तो नहीं भूले हो। ये बात सुनकर शौर्य बोला, और उसी छोटी कंपनी के मालिक का पीछा करते हुए तुम आई थी और उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रही थी। तुम। शौर्य की ये बात सुनकर जून सिर्फ इतना ही कह पाई क्योंकि उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी एक स्टाफ मेंबर बोला, शौर्य सर आप बड़े सख्त टाइप हो, ये प्लास्टिक सर्जरी का मटेरियल आपके पीछे पड़ी और आपने उसे ही लटका दिया। ये बात सुनकर जून को लग रहा था कि अभी जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। पूरी दुनिया साउथ कोरिया के लोगों को प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए जानती है। आज उसे किसी ने उसके मुंह पर यह बात बोल दी थी। इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ और नहीं हो सकती थी। शौर्य ने उस कॉन्ट्रैक्ट को जून की हाथ में दिया और बोला, इस जरा ध्यान से पढ़ो और मुझे मेरी रकम दे दो, वरना इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आगे की सारी बातें होगी। ये सुनकर जून के हाथ थर थर कांपने लगे। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपने प्राइवेट फंड से उसने शौर्य को 180 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। शौर्य को जब मैसेज की घंटी सुनाई दी तो उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और बोला, थैंक यू सो मच मिस उजुक गार्डन, ऐसा कुछ जाने दो नाम में क्या रखा है। आपका बहुत शुक्रिया, अब आप यहाँ से जा सकती है। शौर्य की बात सुनकर जून तुरंत नीचे झुकी। उसने अपनी हाई हील्स उतारी और हाथ में पकड़कर ऐसे दौड़ पड़ी मानो उसके पीछे कोई भूत लगा हो। तभी शौर्य ने कशिश को बुलाया और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मीडिया के हाथों करने के लिए कहा, सभी को सूचित किया जाता है कि अगर कोई गीतांजलि फार्मा को फॉर्मूला मांगने या फिर हमसे कोई दबाव बनाकर हमें परेशान करने की कोशिश की तो हमारी कंपनी उन पर कोई दया नहीं करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप एस्कॉर्ट फार्मा के मालिक और फीनिक्स फार्मा के मालिक जतिन सिंघानिया को संपर्क करें और प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आप पाकुल झूल एसाही जिनका नाम है उन्हें संपर्क करें। शौर्य ने इस जानकारी को कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड पर छपवाया और उसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। शौर्य ने एक लेटर में लगभग सारे फार्मा माफिया को सूचित कर दिया था। तभी सभी लोगों ने नोटिस मिलते ही तुरंत जतिन, एडवर्ड और जून को संपर्क किया। उन सबको इन तीनों ने एक ही जवाब दिया, अगर तुम बर्बाद नहीं होना चाहते तो उससे दूर रहो और जो हो रहा है उसे होने दो, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इससे ज्यादा हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, आप सीधा शौर्य को संपर्क कर सकते हैं। उनका जवाब सुनकर लगभग 90% लोग पीछे हट गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी डेयरिंग करने की सोच रहे थे।
लेकिन उनकी हवा उसी रात उनके लोगों के मरने बाद निकल गई। दूसरे दिन सुबह पूरी दुनिया की फार्मा कंपनियां शांत हो चुकी थी। शौर्य ने इस बार खुद को माफिया कहने वाले लोगों को गाली की गुंडागर्दी दिखा दी थी। शौर्य ने उन लोगों को बिजनेस के सारे एथिक्स को बगल में रखकर सबक सिखाया था। शौर्य की इस हरकत से देश और विदेश की सारी सरकारें भी परेशान हो गई थी। शौर्य ने इन बड़े दिग्गजों को दिन दहाड़े लूटा था। उसकी इस हरकत ने बाहरी देशों ने भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की तो शौर्य ने सरकार को ही दवाई न देने की धमकी दे डाली। इस वजह से सरकार ने दूसरे देशों को उल्टी आंखें दिखाए और डिप्लोमेटिक तरह से उन्हें निपटा दिया। दोपहर के वक्त आज जब ऑफिस आया तो पूरा ऑफिस एकदम शांति से काम कर रहा था। शौर्य भी आज एकदम शांति से बैठकर आगे के प्लान सोच रहा था। तभी शौर्य को चीफ का फोन आया। शौर्य ने जब फोन उठाया तो चीफ दूसरी तरफ से चिंता भरी आवाज में शौर्य से बोले, शौर्य तुम्हारे नाम पर डार्क वेब पर हिट रजिस्टर की गई है। तुम्हारे सिर का इनाम 5 बिलियन है। हमें ये तो नहीं पता कि ये किसने किया है, लेकिन आज बहुत सारे किलर्स जो कि पूरी दुनिया में फेमस है आज तुम्हारे लिए भारत में पहुंच गए हैं। हमने सुबह से 80 से ज़्यादा लोगों को नोटिस किया है। ठीक है, मैं इन्हें देख लूंगा। शौर्य ने बस इतना कहकर अपना फ़ोन रख दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने सिस्टम से कहकर डार्क वेब से सारी जानकारी निकालने कहा। कुछ ही सेकंड्स में सिस्टम ने सारी जानकारी शौर्य को दी। सिस्टम के मुताबिक इसे कई सारी बड़ी कंपनियों ने मिलकर इस हिट को डार्क वेब पर पोस्ट किया था। शौर्य ने जब ये देखा तो वह हंस पड़ा। फिर उसने देखा कि इस हिट को किसने किसने साइन किया है। जब शौर्य ने उनके नाम देखे तो उसे एक अतरंगी आइडिया आई। उसने उन किलर्स को ही मारकर अब पैसा कमाने के बारे में सोचा और उन किलर्स के नाम पर जो हिट थी उन्हें अपने नाम से साइन किया। इसके बाद शौर्य ने अपने स्टाफ और घर पर डेथ गॉड बॉक्स को छोड़ दिया और निश्चिंत होकर समुद्र के किनारे आकर आसमान में पूर्णिमा की चांद को देखने लगा और एक फेमस एल्बम का गाना गुनगुनाने लगा। शौर्य एकदम शांत था और अपनी धुन में यहाँ वहाँ उछलते हुए गाना गा रहा था। अगर किसी ने शौर्य को ध्यान से देखा तो वह समझ जाएगा कि ये शौर्य एक अजीब तरह का नृत्य कर रहा था। ये क्या कर रहा था शौर्य? अब क्या शौर्य कोई बड़ी चाल चलने वाला है या शौर्य इन किलर्स के हाथों मारा जाएगा? अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य जो शुरुआत में कोई गाना गाते हुए समुद्र के किनारे नाच रहा था, उसका नाच और गाना धीरे धीरे बदलने लगा। नाचते नाचते शौर्य कुछ मंत्र अजीब चाल में बोल रहा था और उसका नाचने का तरीका भी बदल गया था। धीरे धीरे शौर्य के कदम एकदम सख्त हो रहे थे, साथ ही जहां उसके पैर गिर रहे थे वहां पर रेत पर कोई निशान नहीं थे, मगर उसके पैरों की वजह से धमाके की आवाज हो रही थी। शौर्य जैसे जैसे नृत्य कर रहा था उसकी रफ्तार बढ़ रही थी और उसके मुंह से निकल रहे मंत्र अधिक तीव्र हो रहे थे। आज शौर्य भैरव आवाहन के मंत्र पढ़ रहा था। आज वह उन लोगों की हत्या करने जा रहा था जिनका काली के दानवी अंश से कुछ न कुछ संबंध था। इसीलिए शौर्य को अपने आराध्य को आवाहन करके जागृत करना था। इस तरफ शौर्य अपना होश खोकर नाच रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा के अस्पष्ट उजाले में कई सारी आकृतियां उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ लोग दूर पर खड़ी ऊंची बिल्डिंग से निशाना लगाकर बैठ गए। कुछ शौर्य के आसपास ही हाथ में विस्फोटक और मशीन गन लेकर उस पर निशाना साधने लगे तो कुछ लोग अपने हाथों में खंजर तथा तलवारें लेकर उसके नजदीक आने लगे। हर किसी ने अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल लिया था। सामान्य इंसानों के लिए उन्हें देख पाना नामुमकिन था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक डर का भाव दिखाई दे रहा था। ये डर उनके मन में हर कदम के साथ बढ़ रहा था, मानो उनका सिक्स्थ सेंस उन्हें खतरे की आहट दे रहा हो, लेकिन उनकी बाकी सेंसेस उन्हें ना डरने के लिए कह रही थी। शौर्य का नृत्य अपनी अंतिम चरण में पहुंच गया और इसके हाथ में उसकी रक्त सम्राज्ञी चमकने लगी। तलवार हाथ में आते ही शौर्य की आभा बदल गई। उसके घुंघराले बाल हवा में ऊपर की ओर मुड़ गए और लहराने लगे। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसका चेहरा हल्का काला दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे उसके बालों की लंबाई बढ़ने लगी, वैसे ही आकाश में बादल जमा होने लगे। बादल जमा होकर आपस में टकराने लगे और उससे बड़ी बड़ी बिजलियां उत्पन्न होने लगी। उसी के साथ तेज बारिश वहां होने लगी। इस वक्त शौर्य किसी गुस्सैल सांड से कम नहीं लग रहा था। किलर्स के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, लेकिन फिर भी किसी भी किलर ने अपने कदम पीछे नहीं लिए। जैसे ही शौर्य के कदम रुके, एक जोरदार बिजली आसमान में चमक गई। उसी के साथ एक जोरदार चीख के साथ सभी के कान पर एक गर्जना सुनाई दी, ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। इस गर्जना के साथ शौर्य वहां से गायब हो गया। तभी आसमान में कई बिजलियां उसकी गर्जना का साथ देते हुए टकराकर समुद्र में गिरने लगी।
मानो वे खुद भी महादेव का आवाहन करने लगी हो। पलक झपकते ही शौर्य सबसे नजदीकी किलर्स जिन्होंने हाथ में धार हथियार पकड़े थे उनके सामने आ गया। ये किलर्स बहुत ज्यादा ट्रेन लोग थे। शौर्य के वहां पर पहुंचते ही वे लोग अलर्ट होकर तुरंत हमला करने आगे बढ़े, लेकिन शौर्य की रफ्तार उनकी सोच से भी ज्यादा थी। शौर्य ने अपनी तलवार घुमा दी और वह पहला किलर 2 टुकड़ों में बीच से कटकर जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही उसका खून शौर्य के शरीर पर गिर गया, मानो शौर्य का उस खून से अभिषेक हो रहा हो। शौर्य ने उसके बाद दूसरे नजदीकी किले पर हमला कर दिया और उसे भी एक जोरदार लात से उसका सिर किसी तरबूज की तरह फोड़ दिया। अभी जो लोग मरे गए थे वे लोग दुनिया की टॉप किलर्स में चौथे और छठे स्थान पर थे। जब बाकियों ने उनकी ऐसी हालत देखी उनके शौर्य को मारने के इरादे और हौसले कम होने लगे। शौर्य उसके बाद एक चाइनीज जैसे दिखने वाले किले के पास पहुंचा। उस किले ने अपने पैने चाकू को शौर्य पर चलाया। शौर्य ने भी उस चाकू को खुद पर आने दिया। जब वह चाकू शौर्य के शरीर से टकराया, चाकू के टकराते ही उसमें से एक चिंगारी निकली पर शौर्य के शरीर पर एक खरोच भी नहीं आई। तभी उस किले को अपने सीने में एकदम ठंडक महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो उसका दिल उसके शरीर में नहीं था और एक हल्के नीले रंग का हाथ उसके शरीर को भेदकर उसकी पीठ से बाहर निकला था और उस हाथ में उसका धड़कता दिल था। उस आदमी ने शौर्य की लाल आंखों को देखा और अपनी आंखें बंद कर दी। इसके बाद शौर्य ने अपना चेहरा आसमान की ओर किया और एक जोरदार आवाज के साथ चीखा। शौर्य की चीख एक शहर की दहाड़ की तरह थी। उसकी आवाज के वजह से किलर्स के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब उनकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी एक किलर बोला, ये किसे मारने के लिए हम आ गए हैं? ये इंसान थोड़ी है, ये मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर भागो, जल्दी से सब लोग भाग जाओ वरना ये हमें। उसकी बात पूरी होने से पहले अचानक बंद हो गई और उसका सिर हवा में उड़ गया था। शौर्य ने इस पर लगभग 100 मीटर की दूरी से हमला किया था। किसी को भी समझ नहीं आया कि ये शौर्य ने कैसे किया। तभी एक किलर ने अपने कमर में लगा ग्रेनेड लिया और शौर्य की ओर फेंक दिया। शौर्य ने उस ग्रेनेड को हवा में पकड़ लिया और हाथ में उसे दबा दिया। उसके ऐसा करते ही ग्रेनेड फट गया और शौर्य की बगल में धुआं फैल गया। जब वह धुआं हटा तो सबने शौर्य को सही सलामत देखा। इसे देखकर सभी किलर्स के सिर चकराने लगे। अब उन्होंने लड़ने की सारी उम्मीद खो दी थी और वे लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। शौर्य ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सारे पहले घेरे के हथियारबंद लोगों को मारने शुरू किया। हर एक की मौत बहुत भयानक थी। इस दृश्य को देखकर ये मजे हुए किलर्स खुद को चीखने से रोक नहीं पा रहे थे। दूरी पर बैठे स्नाइपर्स भी अब कांपने लगे थे। शौर्य अब धीरे धीरे बंदूकधारी लोगों की तरफ बढ़ने लगा। शौर्य का हर कदम उनकी दिल की धड़कने बढ़ा रहा था। कुछ ही कदमों में शौर्य उन लोगों के सामने खड़ा था। उनको ऐसे देखकर शौर्य बोला, क्या तुम अपने हथियार यहाँ पर शो के लिए लाए हो? जरा चलाकर तो दिखाओ यार, नहीं तो ये लड़ाई एक तरफा हो जाएगी। ये सुनकर उन लोगों ने शौर्य पर गोलियों बरसा दी, मगर उसके बाद का नज़ारा देखकर उनके हाथों से बंदूकें नीचे गिर गई थी। उनकी सारी चलाई गोलियां जमीन पर ढेर बनकर शौर्य के आसपास जमा हो गई थी। शौर्य ये देखकर मुस्कुराया और फिर उसने अपनी तलवार घुमाना चालू कर दिया। शौर्य के हर बार के साथ उन किलर्स के सिर धड़ से अलग होने लगे। कुछ ही देर में व्यापार सिरों का अंबार लग गया। उसके बाद अब शौर्य की नज़र दूर बैठे स्नाइपर्स पर पड़ी। इनकी संख्या लगभग 20 के आसपास थी। शौर्य अपनी जगह से हवा में उछला और अपनी तलवार पर खड़ा होकर नज़दीकी बिल्डिंग पर पहुंच गया। शौर्य को अपने सामने खड़ा देखकर उस किलर ने अपने हाथ से बंदूक फेंक दी और कुछ कहने वाला था तभी शौर्य ने उसका सिर अपने हाथों से उखाड़ दिया। उसके बाद शौर्य छलांग मारकर पास वाली बिल्डिंग के ऊपर आ गया और वहां बैठे स्नाइपर्स को भी उड़ा दिया। शौर्य इस वक्त स्पाइडरमैन की तरह एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर कूद रहा था। अब तक शौर्य ने सभी किलर्स को खत्म कर दिया था। उन्हें खत्म करके शौर्य ने उनकी लाशों को एकत्रित किया और डार्क वेब पर उनकी तस्वीरें अपलोड करके उनके नाम पर रखा इनाम अपने खाते में ले लिया। इतना करते ही शौर्य का अकाउंट अपने आप डिलीट हो गया। इतने सारे लोगों को मारने के बाद शौर्य को 82 किलर्स में से 81 किलर्स के पैसे मिल गए। सिर्फ एक ने खास शर्त रखी थी और उसके इनाम की राशि सिर्फ 2 लाख थी। शर्त ये थी कि इस आदमी की बॉडी उसे उसके हाथ में दी जाए तभी इनाम मिलेगा। इस इनाम को पंजाब के एक गांव के इंसान ने रखा था। शौर्य ने भी उस किलर की बॉडी को बगल में रखा। उस किलर को डार्क वेब पर रेड कहते थे और ये लोगों को कुतर कर मारता था। उसे लोगों को धीरे धीरे टुकड़े करके और उन्हें काटने में बहुत मजा आता था। ऐसे मानसिक रूप से बीमार किलर को मारना बड़े पुण्य का काम था। शौर्य ने भी बाकी सभी लाशों को जला दिया और उस रैट की लाश लेकर वह तलवार पर खड़े होकर पंजाब पहुंच गया।
वहां पहुंचते ही दिए हुए एड्रेस पर शौर्य आज गया। ये एड्रेस एक पिंड यानी गांव का था। एक पुराने मकान के बाहर एक 20-22 साल की लड़की खड़ी थी। उसके बाएं हाथ पर जलने के निशान थे और उसने अपना चेहरा ढक रखा था। शौर्य उसके पास आकर रुक गया और बोला, सिमरन संधू। ये सुनकर उस लड़की ने अपना सिर हाँ में हिलाया। शौर्य ने तुरंत अपना हाथ झटका और रेड की बॉडी उसके सामने आ गई। शौर्य ने उस बॉडी को उछालकर उसके सामने फेंक दिया। उस बॉडी को देखकर सिमरन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ज्यादा अजीब थी। उसके हंसी में दुख साफ साफ झलक रहा था। उसके पूरे परिवार को रैक ने मार डाला था। सिमरन को भी वह मारने वाला था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने घर के एक कंदील को सूखी पतवार पर फेंक दिया और पूरी ताकत के साथ उस ढेर में कूद गई, जिस वजह से उसका पूरा शरीर जल गया था। सिमरन की ये दुख भरी कहानी शौर्य को सिस्टम उसके दिमाग में बता रही थी। ये सुनकर शौर्य को कुछ सुझा और उसने एक फल और एक बोतल उस लड़की को दी। उसके बाद शौर्य ने उसे बताया कि इस फल को खाने के बाद और इस पानी को पीने के बाद उसका शरीर पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। ये सुनकर उस लड़की ने शौर्य को शक की नज़र से देखा तो शौर्य ने उस फल का छोटा हिस्सा काटा और खा लिया और उस बोतल से एक घूंट भी पी लिया। इस वक्त शौर्य खून से भीगा था और वह किसी खूनी से कम नहीं लग रहा था। इस वजह से वह लड़की शौर्य पर भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि शौर्य ने उसे खा लिया है तो उसने बिना कुछ पूछे उस फल को 2 निवालों में खा लिया और पूरी पानी की बोतल गटक ली। जब शौर्य ने ये देखा तो वह बोला, अब तुम तुरंत बाथरूम में जाओ ताकि तुम्हारे शरीर से ये जाली हुई स्किन गिरने लगेगी और बदबू भी आएगी। शौर्य की बात मानकर वह लड़की अंदर गई। लगभग आधे घंटे बाद जब वह लड़की बाहर आई, शौर्य एकदम धरा के धरा रह गया। वह लड़की बला की खूबसूरत थी। शौर्य ने अपना थूक निगलते हुए उस लड़की से कहा, अब मुझे चलना चाहिए और अपना ख्याल रखना। हो सके तो अपने चेहरे को ढक कर ही रखो। शौर्य की जाने की बात सुनकर वह बोली, आपका इनाम तो अपने लिया ही नहीं। शौर्य हंसते हुए बोला, मैं बदल लेने वाले केस का इनाम नहीं लेता। तभी वह लड़की आगे बढ़ी और शौर्य का हाथ पकड़कर बोली, अगर आप इनाम नहीं लेते तो फिर खाना तो खा के जाए। मैं अपने भगवान को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। शौर्य ने जब ये सुना तो अचानक उसके दिल में हलचल हुई और सिस्टम की आवाज आई, होस्ट आपको आपका पहला भक्त मिल गया है। उसकी श्रद्धा की एनर्जी, मेरा मतलब है पावर ऑफ फेथ, आपको मिल चुकी है। शौर्य के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आई और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना तुमने मुझे आज भगवान कहा है। इसी बात पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मुझे नहाने का पानी मिल जाता तो अच्छा होता। इस बात पर उस लड़की ने तुरंत अंदर जाकर बाल्टी भर के पानी का दिया। शौर्य ने तुरंत उस पानी को आध्यात्मिक ऊर्जा से नियंत्रित करके अपने शरीर पर लगा सारा खून साफ कर दिया। सिमरन खड़े रहकर ये चमत्कार अपनी आंखों से देख रही थी। अब तो उसका शौर्य को भगवान मानने की बात अधिक दृढ़ हो गई थी। शौर्य अब उसके सामने एकदम साफ सुथरा खड़ा था। उसका चेहरा एकदम हैंडसम लग रहा था। उसके महंगे कपड़े उसकी अमीरी दर्शा रही थी। सिमरन जो शौर्य को देखे ही जा रही थी वह होश में आ गई और शौर्य को घर में लेकर आ गई। शौर्य भी अंदर आ गया और नीचे जमीन पर रखे पाट पर बैठ गया और भोजन करने लगा। इस वक्त सिमरन शौर्य को निहार रही थी। भोजन खत्म होते ही शौर्य ने हाथ धोए और उठ खड़ा हो गया। सिमरन ने शौर्य के लिए एक चारपाई लगा दी। जब शौर्य वहां बैठा तो उसने कुछ सोचा और सिमरन से पूछा, सिमरन वैसे आप अपना अकेली का गुजारा कैसे करती है? ये सुनकर सिमरन बोली, मैं अपने खेत में अकेली काम करती हूँ और आई हुई फसल को बेचकर पैसे कमाती हूँ। वैसे तो मैं शहर जाकर अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरा करने वाली थी, लेकिन 2 साल पहले के हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी शौर्य बोला, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ये मौका दूं जिससे तुम आगे की पढ़ाई पूरी करो, साथ ही तुम्हें काम करके कमाई का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर सिमरन शौर्य को आशा से बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी शौर्य बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने एंटीक शॉप की नई मैनेजर की तौर पर अपॉइंट करूंगा, लेकिन अगले 15 दिनों तक तुम्हें काम को सीखना पड़ेगा। क्या आपकी एंटीक शॉप है? क्या नाम है इसका? जब शौर्य ने ये सुना तो बोला, उसका नाम गीतांजलि एंटीक है। मतलब आपका नाम शौर्य है जो गीतांजलि मेडिसिन के मालिक है? शौर्य ने ये सुना तो अपना सिर खुजाते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी सिमरन बोली, फिर आप ऐसे खूनी लोगों को भी मरते हैं? ये सुनकर शौर्य हड़बड़ा गया और बोला, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आज ये मुझे बाकी किलर्स के साथ मिलकर मारने आया था, तो ऐसे ही मैंने उन लोगों को खुद को बचाने के लिए मार दिया। ये सुनकर चौंकने की बारी सिमरन की थी।
वह सोचने लगी, ये कितने पावरफुल है, अगर मैं इनके साथ इनके शोरूम पर काम करने लगी तो मुझे इसके बाद लाइफ में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस बार सिमरन के चेहरे पर एक बड़ी और मासूम मुस्कान थी, जिसे देखकर कोई भी आगे बढ़कर उसके गाल पकड़ने की कोशिश करेगा। सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो अब तय कर लिया है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। ये सुनकर शौर्य अपनी जगह से उठा और बोला, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जरूरी सामान लेकर आओ, हम अभी निकलेंगे। जब सिमरन ने ये सुना तो वह चौंक गई और बोली, हम इतनी रात को कैसे जा सकते हैं? इस बात पर शौर्य बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, बस अपना सामान पैक करो और चलो। सिमरन ने आगे कोई सवाल नहीं किया और अपना सामान लेकर बाहर आ गई। उसने अपना सामान एक पतरे की ट्रंक में रखा था। शौर्य ने उसके सामान को अपनी रिंग में डाल दिया। अपना सामान इस तरह गायब होते देख सिमरन बहुत डर गई तो शौर्य बोला, तुम अगर मुझे भगवान मानती हो तो ये जान लो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर दोनों बाहर आए। आते ही शौर्य की नज़र रैट को बॉडी पर पड़ी तो उसने सिमरन को देखा और पूछा, अब इसका क्या करे? मुझे अब इससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सोच रही थी इसे सुबह होते ही खेत में गाड़ दूंगी। शौर्य ने यह सुना तो उसने अपना हाथ लहराया और एक छोटी काले रंग की लपट उड़कर उसके बॉडी पर गिरी और कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी पूरी तरह से भस्म हो गई। शौर्य की इस हरकत ने सिमरन के मन में शौर्य के लिए जो रिस्पेक्ट थी उसे दुगना कर दिया। उसके बाद शौर्य सिमरन को तलवार पर बिठा के द्वारिका लेकर आ गया। अब क्या होगा आगे? कैसे रहेगी सिमरन की आगे की जिंदगी? क्या इसके बाद कोई किलर शौर्य के पीछे आने की हिम्मत करेगा? क्या काली दानव शौर्य के अस्तित्व को पहचान पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। सिमरन और शौर्य इस वक्त हजारों मीटर ऊपर हवा में इस रहे थे। सिमरन इस वक्त शौर्य की कमर को जकड़कर उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब तो सिमरन को पूरा यकीन हो गया कि शौर्य एक असली भगवान है। कुछ मिनटों में शौर्य और सिमरन द्वारिका पहुंच गए। यहाँ पर पहुंचते ही शौर्य सिमरन को कशिश के घर लेकर आ गया। इस वक्त कशिश अभी तक जाग रही थी और कंपनी की रिपोर्ट्स को देख रही थी। शौर्य का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। उसके दोनों बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, वो भी उन वस्तुओं को बेचकर, और उसके बदले उनकी कोई परचेज थी ही नहीं। इस वजह से उनकी बैलेंस शीट हमेशा पॉजिटिव रहती थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो वह डर गई, पर हिम्मत करके दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि शौर्य बाहर खड़ा था। कशिश ने दरवाजा खोला तो सामने शौर्य और सिमरन को देखा। तभी शौर्य एकदम लापरवाही से बोला, कशिश, ये सिमरन है जो तुम्हारी जगह शोरूम का काम देखेगी और तुम उसे सब कुछ सिखाओगी। साथ ही तुम्हारी पहचान से उसका हमारे कॉलेज में कल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन करवा देना। अगर उन्होंने दिक्कत जताई तो उन्हें मेरा नाम बोल देना। उसके बाद शौर्य सिमरन को देखते हुए बोला, तुम कुछ दिनों तक कशिश के साथ यहीं रहो, मैं जल्द ही सारे सीनियर मेंबर्स के लिए नए घर लेने वाला हूँ। वैसे भी आज बहुत कमाई हुई है। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। इधर कशिश को सिमरन अंदर लेकर आए और अपनी पहचान कराने के बाद सिमरन को उसका कमरा दे दिया। तभी शिखा जो अंदर किसी चीज पर रिसर्च कर रही थी वह बाहर आए और बोली, दी कौन आया था? क्या शौर्य आया था अभी? ये सुनकर कशिश ने सिर पीट लिया और बोली, हे भगवान, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। एक दिन ये शौर्य को ऑपरेशन टेबल पर रखकर उसकी चीर फाड़ न कर दे। फिर कशिश शिखा को देखकर बोली, तुम्हारा हीरो आया भी और चला गया भी, अब तुम जाके अपने काम पर ध्यान दो। शिखा ये सुनकर वहां से मुंह लटकाए जाने लगी तो उसकी नज़र बाहर आती हुई सिमरन पर पड़ी। उसे देखकर वह कशिश से आंखों ही आंखों में उसके बारे में पूछने लगी तो कशिश ने सिमरन के बारे जो शौर्य ने उसे कहा था वह बता दिया। उसके बाद वह सिमरन को लेकर अपने कमरे में चली गई। यहाँ पर कशिश ने सिमरन को अगले 1 घंटे तक कंपनी के बिजनेस सिस्टम को ध्यान से समझाया। दूसरी तरफ शौर्य अपने घर लौट आया था। घर में आते ही उसने देखा कि आज दीनानाथ इतनी रात होने के बाद भी बाहर हॉल में इधर उधर किसी गहन चिंता के साथ घूम रहे थे। जब उन्होंने शौर्य को देखा तो वे बोले, शौर्य, तुम आखिर आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शौर्य ने उन्हें ठंडेपन से पूछा, अब क्या हुआ आपको, क्या बात है? तभी दीनानाथ बोले, शौर्य, तुम तो जानते हो कि हर साल तुम्हारी दादी महाराष्ट्र हमारे मुख्य परिवार में पारिवारिक पूजा के लिए जाती थी, लेकिन इस साल हमारे पास इस पूजा के लिए जाने वाला कोई नहीं है। आने वाली अमावस्या को हमारे कुलदेवता की यात्रा है। ये यात्रा आषाढ़ के महीने में होती है। हाँ, पर इससे मेरा क्या लेना देना? इस बात पर दीनानाथ बोले, मुझे पता है कि गीता ने तुम्हें सारे पूजा विधि सिखाए हैं और इस परिवार में हमारा अग्निहोत्र उसे ही संभालना पड़ता है जिसे ये पूजा विधि करने आती हो। दीनानाथ की आवाज में एक निराशा थी।
तभी शौर्य बोला, हाँ तो आप किसी और को ये सिखा दो और अपना अग्निहोत्र उनके हवाले कर दो, उससे मुझे क्या। तभी दीनानाथ निराशा से बोले, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे तो घर के सबसे छोटे बेटे को ही अग्निहोत्र और पूजा करनी पड़ती है, जिसे मैंने की थी, मगर मेरे काम के वजह से मैं अग्निहोत्र नहीं संभाल पाया तो तुम्हारी दादी ये सब देखती थी। मेरे बाद इसे तुम्हारे छोटे चाचा को इसे करना था, लेकिन उसने कभी इन बातों को महत्व नहीं दिया, इसीलिए इस पीढ़ी में अब ये तुम्हें करना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हें इससे सिखाया गया है। ये सुनकर शौर्य सोच में डूब गया और कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है मैं ये पूजा करूंगा। इतना कहकर शौर्य वहां से अपने कमरे में चला गया। ये सुनकर दीनानाथ ने एक राहत की सांस ली और मुड़कर अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह शौर्य सिया के साथ कॉलेज चला गया। कॉलेज में आजकल शौर्य का नाम बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता था और उसका खौफ भी उतना ही खतरनाक था। लंच ब्रेक में जब शौर्य सिया से मिलने गया तो वहां उसने देखा कि उसके डिपार्टमेंट के कुछ लड़के सिया के आसपास खड़े रहकर उसके साथ कुछ बात कर रहे थे। उन लड़कों में सबसे आगे एक अमीर दिखने वाला हैंडसम लड़का अपनी एक पॉकेट में हाथ डालकर दूसरा हाथ सिया को तरफ बढ़ाकर बोल रहा था, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, मेरा नाम ध्रुव है। मैं दवे बिजनेस हाउस का इकलौता वारिस हूँ। मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। क्या तुम मेरे साथ लंच पर मेरी जगुआर गाड़ी में चलना पसंद करोगी? जब सिया ने ये सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे इस लड़के का घमंडी व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अपने फ़ोन का एयरप्लग निकाला और बोली, हाँ अब बोलो, तुम क्या कह रहे थे? दवा, दारू, कोई जानवर का नाम भी लिया था तुमने, वो क्या है ना? मैं अपने कान में एक लेटेस्ट ऑडियो बुक सुन रही थी। जब ध्रुव ने ये सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया और उसे गुस्सा आया, मगर उसने खुद को रोकते हुए कहा, मेरा नाम ध्रुव दवे है, मेरे पास जगुआर है। ओह तो ऐसा है, तो अपने जगुआर को किसी जू या जंगल में छोड़कर आओ, मुझे क्यों बता रहे हो? सिया की बात सुनकर ध्रुव का सिर चकराने लगा। वह बोला, तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब है मेरे पास जगुआर की कार है और मैं तुम्हें उसमें सैर कराना चाहता हूँ। ये सुनकर सिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बता तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे पास कोई कार है ही नहीं और मैं तुम्हारी कार में बैठने के लिए मेरी जा रही हूँ। इतना कहकर सिया ने अपनी पॉकेट से लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर की चाबी निकाली और उसे दिखाते हुए बोली, अपने बाप की प्रॉपर्टी पर कोई भी कूदता है, ये देख, इसे लैम्बोर्गिनी कहते हैं। जो मेरे पास है वो भी मेरे बाप ने नहीं, मेरे भाई ने दी है, जिसे उसने खुद कमाकर दी है। तो यहाँ पर अपने पैसों का रौब झाड़ने से अच्छा पतली गली पकड़ और निकल जा, इससे पहले कि मेरे भाई यहाँ आ जाए और तुझे लेने के देने पर जाएंगे। तभी ध्रुव, जिसने सिया की सारी बात सुनी थी, वह गुस्से से बोला, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा भाई कोई बिग शॉट हो। मैंने ध्रुव दवे बिजनेस हाउस का मालिक हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारे भाई को उसके कपड़ों के साथ खरीद सकता हूँ। तभी उसके पीछे से आवाज आए, अरे ऐसा कौन आया है भाई जो मुझे मेरे कपड़ों के साथ खरीद लेगा? जरा मैं भी तो देखूं किसकी औकात इतनी बढ़ गई है इस कॉलेज में। ये आवाज सुनकर ध्रुव पीछे मुड़ा तो देखा उसके पीछे शौर्य अपने पॉकेट में हाथ डालकर एकदम आराम से चलते हुए आ रहा था। शौर्य के आते ही सिया उठकर उसके पास आए और बोली, जाने दो भाई, लगता है कोई नया एडमिशन है या फिर अमावस का चांद होगा जो आज उगा है। उसे कुछ मालूम नहीं है तो अपने बाप का पैसा दिखाकर मुझे रिझा रहा था। जब शौर्य ने ये सुना तो मुस्कुराते हुए बोला, क्यों बे दवा दारू, तुझे कॉलेज वालों ने कुछ बताया नहीं क्या? तभी ध्रुव शौर्य की बात सुनकर दांत पीसते हुए बोला, मेरा नाम ध्रुव दवे है, दवा दारू नहीं, और मेरे पापा इस कॉलेज के मैनेजमेंट के मेंबर है। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? ये सुनकर शौर्य ने भी उसका मजा लेने की ठान ली, मुझे तो मेरी औकात पता नहीं, क्या तुम बता सकते हो? तभी ध्रुव अपनी नाक चढ़ाते हुए बोला, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी इस वक्त इस कॉलेज से निकल सकता हूँ। ये सुनकर शौर्य और सिया जोर जोर से हंसने लगे। उनकी ऐसी हरकत देखकर ध्रुव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वह बोला, तो तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो? ठीक है, मैं अभी मेरे पापा को बोलकर तुम दोनों की अकल ठिकाने लगता हूँ। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने बाप को फ़ोन कर दिया और बोला, पापा मुझे आज कॉलेज में इंसल्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों भाई बहन को इस कॉलेज से निकाल दो। तभी दूसरी तरफ से आवाज आए, ऐसा कौन है इस द्वारिका में जो दवे कॉरपोरेशन से पंगा लेने की सोच रखता है? मैं अभी कॉलेज आकर उन्हें अच्छे से सबक सिखाता हूँ। तभी ध्रुव के पापा ने कुछ सोचा और बोले, उनका नाम क्या है? ध्रुव ने ये सुना तो उसने कहा, लड़की का नाम सिया अग्निहोत्री है और उसके बड़े भाई का नाम मुझे पता नहीं है और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा पसर गया और कुछ देर बाद जोरदार चिल्लाने की आवाज आई, अबे पट्टे के उल्लू,
तुझे अगर मरना है तो अकेले मरना, पूरे परिवार को क्यों डूबने चला है। अभी के अभी उस लड़के के पैर पकड़ और वीडियो कॉल चालू कर, जल्दी कर। ये सुनकर ध्रुव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह मुड़कर शौर्य को डर से देखने लगा। उसने अपने मोबाइल पर वीडियो चालू किया तो दूसरी तरफ एक आधे सफ़ेद बालों वाला आदमी घबराया हुआ अपना पसीना पोंछ रहा था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर ध्रुव समझ गया कि उसने गलत जगह अपनी नाक घुसेड़ी है। वह चलकर शौर्य के पास आया और अपने मोबाइल की स्क्रीन शौर्य की तरफ कर दी। तभी मोबाइल में से आवाज़ आई, शौर्य भाई, वो मेरा बेटा थोड़ा नादान है, उसे दुनिया के बारे में पता नहीं है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। मैं आपको उसके बदले कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। शौर्य ये सुनकर खुद हैरान हो गया था। वह सोचने लगा, मुझसे कब से लोग इतना डरने लगे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। शौर्य ने फिर अपने आप को ठीक किया और बोला, दवे अंकल अपने बेटे की हर गलती में साथ देने के बजाय उसे अच्छा और बुरे की समझ देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपका बेटा नादान नहीं है, बल्कि अपने उसे खुद नादान बनाया है। लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद वह कभी नादान नहीं रहेगा और अपने बाप के दम पर कभी उछलेगा नहीं। इतना कहकर शौर्य ने स्क्रीन को तप किया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उसके बाद शौर्य नीचे बैठे ध्रुव की ओर झुका और बोला, तुम्हें अपने अमीर होने पर घमंड है ना, तुम दूसरों को अपनी आंखों से कमाते हो ना। चलो फिर आज मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। आज तुम अपने ऊपर के कपड़े उतार कर बनियान पहनकर कैंपस को साफ करोगे। और हाँ, तुम कैंपस में कचरे का एक तिनका भी पीछे नहीं छोड़ोगे, वरना तुम्हारे बाप से कहकर मैं तुम्हारा सारा राशन पानी बंद करवा दूंगा। और तुम्हें अब पता चल चुका होगा कि तुम्हारा बाप मेरा कहना कभी नहीं टालेगा। इतना कहकर शौर्य ने उसकी ऊपरी जैकेट पकड़कर फाड़ दी और उसे बनियान पर खड़ा किया। उसके बाद उसके हाथ में एक बड़ा डस्टबिन दे दिया और उसे कचरा बिनने भेज दिया। ये सब होने के बाद शौर्य सिया को लेकर वहां से कैंटीन लंच करने चला गया। इधर एक स्टूडेंट जिसने ये सब होते हुए देखा था, उसने कॉलेज के फेसबुक पेज पर इस कहानी को और ध्रुव की फोटो को शेयर करते हुए उसे एक टाइटल दे दिया, अमीर नादान परिंदा। ये पोस्ट देखते ही देखते बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। पूरे कॉलेज में ध्रुव एक बैड बॉय था। वह कभी कभार कॉलेज आता था, लेकिन जब भी आता था आम स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता था। आज उसे अच्छा सबक सिखाया गया था। उस पोस्ट के नीचे किसी ने भी ध्रुव के बारे में अच्छी बातें नहीं लिखी थी। पूरा कॉलेज आज ध्रुव के सामने जानबूझकर कचरा फेंककर उसका काम बढ़ा रहा था और बेचारा ध्रुव उस कचरे को उठाकर कंटेनर में भर रहा था। ध्रुव को सबक सिखाने के बाद शौर्य अपने क्लास में वापस लौट गया। दोपहर को जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो उसे एक कॉल आई। ये कॉल विराज ने की थी। वह कुछ टेंशन में लग रहा था। शौर्य ने जब फोन उठाया तो विराज ने कहा, विराज आज मैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस पर काम कर रहा था। ये एक बहुत मिस्टीरियस केस है। तब शौर्य उसके अंदाज में बोला, तो इससे मेरा क्या काम भाई, आप पुलिस वाले हो, आपको इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बना देनी है। इस बात पर विराज बोला, इसमें कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं। किन लोगों को मारा गया है वे लोग किसी आम इंसान द्वारा नहीं मरे गए हैं। इन्हें किसी सांप ने काटा है। वो तुम्हें पता है न, बदला लेने के लिए आया इच्छाधारी नाग, वैसी ही ये केस है। अभी तक हमें ऐसी सेम 9 बॉडीज मिली है। हम कातिल अगर इंसान होता तो उसे ट्रैक कर पाते, पर यहाँ हमें सिर्फ एक सांप के निशान मिले हैं। अब तुम ही बताओ ऐसी केस हम कैसे सुलझाए, और अगर हमने रिपोर्ट भी बना दी तो कोर्ट हम पे हंसेगा। अब तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो ऐसी चीज़ों से निपट सकते हो। तभी शौर्य बोला, भाई बात तो सही है, लेकिन फिलहाल मैं आर्मी के अंदर हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। उसकी चिंता तुम छोड़ दो, मैं चीफ से कहकर तुम्हें डिप्टी पर टेम्पररी इंटेलिजेंस ब्यूरो या सीबीआई में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। विराज ने फटाक से समस्या का हल बता दिया। ये सुनकर शौर्य ने भी तैयारी दिखाते हुए कहा, ठीक है, फिर देखते हैं कौन सा नाग आजकल लोगों को मार रहा है। तुम मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मुझे मेरे मोबाइल पर भेज देना, मैं तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लूँगा। फिलहाल 15 अगस्त तक शौर्य खाली था और शौर्य की वजह से चीफ ने उसे पुलिस फोर्स में अपॉइंट कर दिया था, तो इस वजह से शौर्य पर नज़र भी रखी जा सकती थी और उसका देश के लिए उपयोग भी होने वाला था। जब चीफ को विराज ने ये बात बताई तो उन्होंने शौर्य की डेपुटेशन ऑर्डर तुरंत निकलवा ली और उसे सीबीआई के अंदर एक एसीपी की तौर पर द्वारिका में अपॉइंट कर दिया। अब क्या होगा आगे? क्या सच में कोई नाग लोगों को मार रहा है या मार रही है? कैसे करेगा शौर्य सामना ऐसी मायावी दुश्मन का? क्या शौर्य के लिए ये एक चुनौती होगी या फिर शौर्य इसे भी अपनी टेढ़ी चाल से मात दे पाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर।
शेषाचलम के जंगल के भीतर, जहां दिन में भी बैटरी लेकर जाना पड़ता है, ऐसे अंधेरे से भरी जगह में पूरे 10 लोग अपनी हाथ में बंदूक के लिए किसी चीज को ढूंढ रहे थे। उन सब के पीछे एक काले वस्त्र पहना साधु अपने हाथ में एक काला पत्थर लेकर उन सबको दिशा बता रहा था। सब लोग वहां गहराई में जाते गए। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, स्वामी वो देखो, वो रहा मंदिर। सभी ने उसके हाथ के दिशा में देखा तो पाया कि वहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। ये मंदिर दिखने में अति प्राचीन लग रहा था। इस मंदिर में सिर्फ गर्भगृह बना था और उसमें बीचों बीच एक शिवलिंग रखा हुआ था। उस शिवलिंग के ऊपर एक नाग की आकृति बनी थी जिसके 5 मुंह थे, और वो उस शिवलिंग को लिपटकर शिवलिंग के ऊपर अपने फनों से एक छत्र की तरह बना रहा था। स्वामी ने ये देखा तो वह बोला, यही तो वह मंदिर है जिसे सारे इच्छाधारी नाग पूजते हैं। आज महाशिवरात्रि है और आज ही के दिन सब नाग यहाँ अपनी मणियों को निकालकर उसका पूजन करने और अपनी शक्तियाँ बढ़ाने आते हैं। ये सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। सब लोग तुरंत उस मंदिर के आसपास के झाड़ियों में छुप गए और रात होने का इंतजार करने लगे। सूरज ढलते ही एक बूढ़ा आदमी जिसके माथे पर एक नाग का चिन्ह बना था, वह वहां पर आकर शिवजी की पूजा करने लगता है। जब वह ये कर रहा था तभी उसके पीछे 2 परछाइयां छिपकर वहीं पर आकर उस पूजा विधि को ध्यान से देखने लगती है। जैसे जैसे पूजा हो रही थी और मंदिर की घंटी की आवाज गूंजने लगी, वैसे वैसे कई नाग वहां पर आने लगे। धीरे धीरे उस मंदिर के आसपास का पूरा एरिया नागों और नगीनों से भर गया। सारे नाग एक एक करके आगे आते और अपने मुंह से अपनी मणि निकालकर वहां शिवलिंग के सामने रखने लगते। धीरे धीरे सभी नागों जब अपनी मणियां निकली तो सारे नाग कुंडली मारकर तप करने लगे। पुजारी जी भी अपने मंत्र को तेजी से बोलने लगे और उन मणियों पर सिंदूर, हल्दी, कुमकुम डालकर उनकी पूजा करने लगे। वही कुछ दूरी पर वह स्वामी और उसके साथी ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब पूजा संपन्न हुई और सारी मणियों को सिद्ध किया गया तो सारे नाग आगे बढ़कर अपनी मणियां की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक बंदूक की एक गोली हवा को चीरते हुए उन नागों के बीच एक खाली जगह पर लग गई। तभी वहां पर सन्नाटे को करते हुए बंदूक की आवाज गूंज उठी। उसके बाद एक शैतानी हंसी सभी को सुनाई दी और वह साधु और उसके साथी हाथ में बंदूक के लिए वहां पर आ गए। पुजारी जो इस वक्त डर गया था, लेकिन उसने आगे आकर उन लोगों को रोकने के लिए वही रखा त्रिशूल हाथ में उठा लिया। तभी वह साधु कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस मंदिर के आसपास के इलाके में अचानक एक आग का गोल घेरा बन गया। सभी नाग उस घेरे की वजह से अंदर कैद हो गए। तभी पुजारी आगे बढ़कर मंत्र बोलते हुए उस आग को कम करने लगा, मगर वह आग अधिक तीव्र होने लगी। इस वक्त सभी नागों ने अपनी मणियां निकल रखी थी तो वे बेहद कमजोर अवस्था में थे। तभी पुजारी ने एक गहरी अजीब आवाज में कुछ कहा तो अचानक सारे नाग फिरती से शिवलिंग की तरफ बढ़े और उन्होंने अपनी अपनी मणियां निगलना शुरू किया। उस साधु का अपना दाव उसी पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि वे सीधा उस आग के घेरे में नहीं जा सकते। इसी बात का उन नागों ने फायदा उठा लिया और उन मणियों को निगल लिया। तभी उन लोगों में से एक आदमी ने अपनी बंदूक निकली और बोला, साला ये पनौती पुजारी, इसी की वजह से ये सब हो रहा है, पहले इसे ही खत्म कर दो। इतना कहकर उस आदमी ने पुजारी पर गोली चला दी। गोली लगते ही वो पुजारी मानो अपने जगह पर जम सा गया। थोड़ी देर बाद उस पुजारी का रंग बदलने लगा और वह धीरे धीरे एक बड़े सर्प में बदलने लगा। ये देखकर वह साधु बोला, ये तुमने क्या किया, अब अनर्थ हो गया है। बेवकूफ आदमी, एक तो अब तुम भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे। इतना कहकर वह साधु कुछ मंत्र बोलने लगा, मगर उसके मंत्र कुछ काम नहीं कर रहे थे। तभी वह पुजारी पूरी तरह एक नाग में तब्दील हो गया। उसका रंग सुनहरा था। वह चित्कारते हुए उस साधु को देखने लगा। उस नाग ने एक झड़प मारी और वह अगले ही पल उस साधु के सामने था। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उस साधु की गर्दन को एक झटके में उसके धड़ से अलग करके उसे निगल लिया। जब उस साधु के साथ आए लोगों ने ये देखा तो उन्होंने सीधे उस नाग पर गोलियां चलाना शुरू किया और कुछ ही पल में उन लोगों ने उस नाग को छलनी कर दिया था। वह नाग जमीन पर गिर गया। तभी तक सारे नागों ने अपनी मणियां अवशोषित कर ली थी, मगर उन्हें देर हो चुकी थी। उन लोगों ने उस सांप को गोलियां मारने के बाद जंगल के बाहर की तरफ तेज दौड़ लगा दी थी। वे कुल 10 लोग थे जो साधु के साथ आए थे। दूसरी तरफ वह नाग सांप जमीन पर छलनी होकर नीचे गिर गया था। वह अपनी आखिरी सांस ले रहा था। तभी 2 लड़कियां दौड़कर उन पेड़ों के पीछे से बाहर आई। उन्होंने उस सांप को अपने हाथों में पकड़ा और रोने लगी। तभी वह सांप इंसानी भाषा में बोला, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें इस मंदिर का दायित्व सौंपता हूँ। मेरा मानना है कि तुम इसे अच्छे से निभाओगी। तुम लोग इस मंदिर का विशेष ध्यान रखना और चाहे कुछ भी हो जाए, इस मंदिर की पूजा हर महाशिवरात्रि को करते रहना।
इतना कहकर उस सांप ने अपनी आखिरी सांस ली और वह मर गया। उसके मरते ही उन दोनों लड़कियों ने रोना शुरू किया। तभी बाकी इच्छाधारी नाग अपने इंसानी रूप में आ गए और उन लड़कियों को सांत्वना देने लगे। तभी उन दो लड़कियों में से बड़ी लड़की खड़ी हो गई और अपने पिता के शव पर हाथ रखकर एक प्रतिज्ञा करते हुए बोली, मैं शल्यपुत्री ईशानी आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि उन सभी कातिलों को अगले महाशिवरात्रि से पहले मौत के घाट उतर दूंगी, वरना अगले महाशिवरात्रि को मैं अग्निदेव का आवाहन करके खुद को खत्म कर दूंगी। तभी आकाश में बिजलियां कड़की, मानो उसकी प्रतिज्ञा को स्वर्ग ने भी स्वीकार कर लिया हो। बाकी सारे नागों ने और उसके बहन ने उसकी प्रतिज्ञा को सुना और फिर अपना सिर झुका लिया, मानो वे भी इस बात से सहमत हो। कुछ दिनों बाद वह नागिन उन लोगों को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में ढूंढ रही थी। तभी उसका सामना एक काली धुंध से हुआ। ये धुंध बड़ी अजीब थी। इस धुंध में दो लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी और वह बहुत ताकतवर थी। उस काली धुंध से एक आवाज उस नागिन को सुनाई दी, तक्षक वंश के नागिन जो प्रतिशोध लेने निकली है, उसे मेरा सादर प्रणाम। पुत्री, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगी तो तुम्हें मैं खुद उन लोगों का पता बता दूंगा जिन लोगों ने तुम्हारे पिता शल्य को मारा है। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ईशानी ने तुरंत कहा, कैसा काम? ये काम कुछ बड़ा नहीं है, बस तुम्हें मैं जिन लोगों को बताऊंगा उनके शरीर में एक जहर पहुंचाना होगा जो कि तुरंत असर ना करता हो। और मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। इसमें तुम्हें किसकी हत्या नहीं करनी है। उस धुंध में छिपी आकृति ने कहा। प्रतिशोध में अंधी हो चुकी ईशानी ने बिना कुछ सोचे ये काम स्वीकार किया। तभी उस धुंध में से एक कागज निकला और ईशानी के हाथ में पहुंच गया। आज उस घटना को होकर लगभग 4 महीनों से ज्यादा समय हो चुका था और आज वह नागिन 9 लोगों को अब तक मर चुकी थी और अपने 10वें शिकार को ढूंढते हुए शहर में इंसानों के बीच घूम रही थी। ये इच्छाधारी नाग आम नागों से अलग थे। इनके 2 वंश थे, एक वासुकी वंश से थे तो दूसरे तक्षक वंश से थे। आज के समय ये 2 वंश पृथ्वी पर रहते थे। ये नागिन तक्षक वंश से ताल्लुक रखती थी। आज इसके दिमाग में सिर्फ उस 10वें इंसान का चेहरा घूम रहा था। दूसरी तरफ शौर्य सुबह जल्दी उठकर अपनी साधना करके आज एक फॉर्मल सूट पहनकर एक सीबीआई ऑफिसर की तरह तैयार होकर विराज के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर निकल गया। शौर्य ने अपने जैकेट के नीचे अपनी दोनों बगल में 2 गन रखी थी। उसने अपने कमर पर अपना आईडी कार्ड लगाया था जिस पर सीबीआई का लोगो बना था। नीचे शौर्य का नाम और उसकी एसीपी की पोजीशन लिखी हुई थी। कुछ ही देर में वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने सबसे पहले कमिश्नर से मिलकर अपना वर्क ऑर्डर उनके पास जमा करना था। कमिश्नर के ऑफिस का दरवाजा खुलते ही शौर्य अंदर गया और बोला, हेलो अंकल, मेरा मतलब है कमिश्नर सर, आज मेरी स्पेशल ऑफिसर के तौर पर सीबीआई के द्वारा इस केस के सिलसिले में अपॉइंटमेंट हुई है। रेहान रस्तोगी और द्वारका के कमिश्नर जो आज शौर्य के ससुर बन सकते थे पर उनकी लड़की की बेवकूफ़ी की वजह जिन्होंने ये मौका खो दिया था। ऊपर से आज शौर्य एक सबसे कम उम्र का एसीपी रैंक का सीबीआई ऑफिसर बन के उनके सामने खड़ा था। इस समय कमिश्नर का सिर चकराने लगा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी शौर्य आगे बोला, सर ये रही मेरी वर्क ऑर्डर और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। इतना कहकर शौर्य ने दोनों लेटर्स टेबल पर रख दिए। रेहान ने तुरंत उन्हें उठा लिया और ध्यान से पढ़ा। उसके बाद उन्होंने एक नई ऑर्डर प्रिंट की और शौर्य को देते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा वर्क ऑर्डर। इसके अनुसार तुम आज से इस केस पर विराज और इशिका की टीम के साथ इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। शौर्य ने वह ऑर्डर की और अपने पॉकेट में रख दी और विराज के साथ बाहर चला गया। शौर्य बाहर आते ही इशिका मुस्कुराते हुए उसके पास आई। तभी शौर्य ने फिर से वही पैर छूने वाली एक्टिंग की, पर इस बार उसके ऐसा करते ही विराज ने उसके सिर पर जोर से चपत लगा दी। इशिका को ये देखकर शौर्य और विराज दोनों पे कुछ शक हुआ, पर उसने अपना सिर झटक दिया और विराज से बोली, फाइनली आज मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। इस बार मैं भी वह सब कुछ जानना चाहती हूँ जो विराज जानता है। शौर्य ने जब ये सुन तो वह बस मुस्कुराया और उसके हाथ से फाइल लेते हुए उसे पढ़ने लगा। उसने उस फाइल में मरे हुए लोगों की तस्वीरें देखी। हर इंसान को गले पर काटा गया था मानो कोई वैम्पायर हो, मगर उनका खून नहीं पिया गया बल्कि इनके शरीर में एक खास जहर छोड़ दिया गया था। इस जहर की वजह से मरने वाला जल्दी मरता नहीं पर वह तड़पता बहुत है। जब शौर्य ने सभी 9 लोगों को देखा तो उसने पूछा, इनमें कोई कॉमन कनेक्शन है? इशिका बोली, नहीं, अभी तक हमें इनमें कोई कॉमन कनेक्शन नहीं मिला है, पर एक बात है कि ये लोग एक दूसरे को जानते थे, पर इनका आपस में कोई गहरा कनेक्शन नहीं है। तभी शौर्य ने सिस्टम से इसकी खोज करने कहा। तभी उसके मोबाइल पर एक फोटो डिलीवर हुआ। ये एक सेल्फी थी जिसमें 11 लोग मौजूद थे।
एक काले कपड़े पहना हुआ साध और ये सारे 10 लोग उस फोटो में नजर आ रहे थे। उस फोटो को जब ध्यान से देखा तो पीछे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वेलकम टू शेषाचलम फॉरेस्ट। जब शौर्य ने इसे देखा तो उसे शक हुआ कि इन सभी का इस जंगल से कोई कनेक्शन तो है, पर फिलहाल सबसे जरूरी बात थी उन आखिरी बचे इंसानों को बचाना। शौर्य तुरंत उस फोटो की प्रिंट निकली और सभी को दी और बोला, ये लो मिल गया कॉमन कनेक्शन और अगले टारगेट्स। जब सभी ने फोटो देखी तो वे लोग हैरान रह गए पर कुछ नहीं बोले। उसके बाद शौर्य ने उस 10वें आदमी और साधु की जानकारी निकालने कहा। 1 घंटे बाद दोनों की जानकारी शौर्य के सामने थी। वह साधु पिछले महाशिवरात्रि से गायब था और उसका कोई आता पता नहीं है। उसे आखिरी बार शेषाचलम जाते हुए देखा था। शौर्य ने फिर अगले इंसान की जानकारी पढ़ना शुरू किया और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। ये कोई और नहीं उसके क्लासमेट का पिता था जिसे शौर्य ने पिता था और उसे अपाहिज बना दिया था। ये इंसान कोई और नहीं वीरेंद्र चौहान था, विनीत चौहान का पिता। शौर्य ने तुरंत विराज और इशिका के साथ उसके घर जाने का फैसला कर दिया। तीनों अपने अपने टीम के साथ, जिसमें 6 काबिल पुलिस थे, वीरेंद्र के घर पहुंच गए। जब शौर्य वहां पहुंचा तो देखा दोनों बाप बेटे घर के बाहर वाले गार्डन में बैठकर एक दूसरे की चोटों का ड्रेसिंग कर रहे थे। शौर्य ने ये देखकर ताना मारते हुए कहा, अरे जरा देखो तो, दुनिया के सबसे महान बाप बेटे की जोड़ी। बेटा गलती करता है और बाप बेटे की गलती की सजा हंसते हुए भुगतता है। ऐसे लोगों को तो नोबेल प्राइज देना चाहिए। शौर्य का ताना सुनकर वीरेंद्र झल्लाते हुए उसकी तरफ मुड़ गया, लेकिन उसकी आवाज तुरंत अपने गले में अटक गई क्योंकि उसके सामने कई सारे पुलिस वाले खड़े थे। तभी शौर्य आगे बढ़ा और अपना आईडी कार्ड दोनों को दिखाते हुए बोला, मैं एसीपी शौर्य आज यहाँ पर एक केस के सिलसिले में तुमसे पूछताछ करने आया हूँ और मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। इस वक्त विनीत और वीरेंद्र बाकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी विनीत शौर्य की ओर उंगली करते हुए बोला, तुम कब कैसे पोल पर पुलिस बन गए। शौर्य ने अपनाकर खुजाया और बोला, अरे बेटा इतना काहे टेंशन ले रहे हो, तुम्हें बाद में सब पता चल जाएगा, फिलहाल तेरे बाप की जान खतरे में है। ये सुनकर वीरेंद्र बोला, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी शौर्य ने वह फोटो निकाली और टेबल पर रखते हुए बोला, इस तस्वीर में मौजूद 9 लोग मारे गए हैं, वो भी किसी सांप के काटने से। अब हमें पूरी कहानी तुम बताओगे ताकि हम तुम्हें बचा सके, और हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये बुढ़ा भी मर चुका है, अब बस तुम बचे हो। जब वीरेंद्र ने ये सुना तो उसे पसीना छूटने लगा और वह थर थर कांपने लगा और बोला, मुझे बचा लो वरना वह नाग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सब उस पागल तांत्रिक की वजह से हुआ है। जब शौर्य ने ये सुना तो वह बोला, मैं तुम्हें बचा तो लूंगा, पर यह डिपेंड करता है कि तुम मुझे कितना सच बताओगे। ये शंकर वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और उस महाशिवरात्रि को हुई सारी घटना शौर्य को सुना दी। जब शौर्य ने ये सब कुछ सुन लिया तो उसने सिस्टम से क्रॉस चेक करवा लिया। उसे ये जानना था कि क्या वाकई कोई इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। सिस्टम ने उसे पूरी कहानी बताई और शौर्य नागवंश के बारे में जानकर हैरान हो गया। अब क्या होगा आगे? क्या शौर्य मोल लेगा दुश्मनी नागों के साथ? क्या शौर्य वीरेंद्र को बचा पाएगा? क्या वजह थी जिस वजह से वह साधु उन्हें वहां लेकर गया था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हर कदम खतरनाक है, लेकिन आप साथ हैं, इसलिए ये सफ़र और भी खास है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी इस अंत का हिस्सा बनना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप पूरी कहानी एक साथ देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप सारे एपिसोड्स एक बार में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हो सकता है सब कुछ बदल जाए।